हेलो 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 हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मेरे बच्चे? थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी, जय माता दी। यस सर, यस सर। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिस सेट कब मिलेंगे? आज से दिलाता हूँ। साउंड इज परफेक्ट सर, थैंक यू मेरे बच्चे। बेसिकली मैंने आपको उसका दिया था ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स का। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलतियां भेजी हुई थी कि सर सीट में ये प्रूफ रीड हो रहा था, यहाँ गलतियां। तो उस गलतियां हमने ठीक भी की। उसके अलावा उन्होंने कुछ सॉल्यूशन भेजे, वो भी हमने किए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पे अगर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने भी नहीं कराए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, और हमारी सीट में भी नहीं है, तो वो आप प्लीज हमें भेज दीजिए उसी नंबर पे। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करूंगा उस चीज के लिए। और बाकी सीटें आज हम डाल देंगे, क्योंकि काफी दिन से उनमें हम पहले ही कोशिश कर रहे थे कि मैक्सिमम एरर निकाल के फिर बच्चों को भेजें। तो उसी प्रयास में हमारा ये काम था, तो उसमें हमने मैक्सिमम एरर निकाल दी। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। मारदी 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 गो मारदी, ओ मारदी बंदे नु तई गो मारदी। भाई प्लीज करिए। ये मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो सीजीएल प्री हुआ था उसका क्वेश्चन है, 2018 में जो हुआ था उसका। तो एक बार पढ़ें। देखिए मेरे बच्चे, यहां मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन की मदद ले लेनी चाहिए, और ऑप्शन की मदद से भी क्वेश्चन पे चला जा सकता है, कोई बुराई नहीं है अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो। जैसे, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो हमें जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करना है। अच्छा, अगर कहीं आवाज चली जाती है या कोई और दिक्कत आती है तो आप एक काम किया करें कि कमेंट में धड़ाधड़ भेज दिया करें कि साउंड नहीं आ रही या कोई दिक्कत आ रही, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के चलते हमने अपने पूरे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम पे कर दिया है, जिस कारण से जहां मैं क्लास ले रहा हूं यहाँ कोई है नहीं जो मुझे बता दे कि माइक ऑफ है या नहीं है। तो ऐसा जब भी हो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? या कोई इश्यू आ रहा हो। हाँ, लेकिन आपके कमेंट सारे पढ़ रहे हैं वो लड़के जो वर्क फ्रॉम होम पे, तो तुरंत वो उसको सही करेंगे। कहता है, चार संख्याओं के समूह में प्रथम तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में तथा अंतिम तीन संख्याएं समानांतर श्रेणी में और सार्वंतर 6 है।
इंग्लिश से पढ़ते हैं, सेट ऑफ 4 नंबर, द फर्स्ट 3 आर इन जीपी एंड द लास्ट 3 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6। तो सबसे पहले तो इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिरी की जो 3 टर्म है उनमें 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए यार, 4 और 6 तो नहीं आएगा 2, यानी ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। -4 में 6 जोड़ोगे तो आएगा +2, 2 में 6 जोड़ोगे 8। कॉमन डिफरेंस के हिसाब से ये सही है। 12 और 6 18, 18 और 6 ये गलत है, यानी और डी के बारे में हमें कुछ पता नहीं, यानी ए और सी दो ऐसे ऑप्शन आ गए जिसके बारे में हमको भी कोई ज्ञान नहीं, मतलब हमको पूरा ज्ञान है, ये गलत है। अब कह रहा है जी पहली 3 टर्म जो है वो जीपी में, देख लेते हैं। पहली 3 टर्म अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होगा, तो A2/A1, तो -4/8 अगर आप निकालेंगे तो आप यही कहेंगे सर -1/2 रेशियो आया। यहां निकालेंगे ये बटे ये, तो 2/-4 करेंगे तो भी -1/2 ही आया। इसका मतलब बी ऑप्शन ऐसा है जिसकी पहली 3 टर्म आपकी प्रॉपर जीपी बना रही हैं, आखिरी 3 टर्म प्रॉपर एपी बना रही हैं, और आखिरी तीनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है मेरे बच्चे वो 6 है। वो क्या है? 6। देखो एक है ये विशाल हरामखोर, उल्लू का पट्टा कह रहा साउंड सर। अबे मेरे भाई पूरा ढक्कन है क्या? साउंड प्रॉपर आ रही है? क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हो सुबह सुबह? एंड दुखी मन से हम भी एक दो बात मन में बोल दें, अच्छा लगेगा आपको? जब सारे बच्चों को क्या, आपको क्या साउंड सर लिख रहा है? एक कह रहा है ईश्वर कैमरा सही नहीं है। हरामखोर, कैमरा फिक्स रहता है, वो कोई हिला ही नहीं सकता। सबके कमेंट्स आते हैं। आइए, तो हमें बताना था। तो देखिए यार, हमारी जो कैटेगरी थी उसके हिसाब से पहले 3 टर्म जीपी में है बी ऑप्शन में, आखिरी 3 टर्म एपी में है, साथ के साथ उन टर्म्स का डिफरेंस भी हमारा एपी बना रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई आपत्ति नजर नहीं है, मैंने ऐसे इसको सोल्व कर दिया। प्लीज करें। डिटेल में सोल्व करना होता तो आपको ऐसे मानना होता कि भाई आखिरी 3 टर्म तो दे रखी, भाई 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है ना, तो आखिरी 3 टर्म एपी में, तो ये मान लीजिए ए, तो ये हो जाएगी A+6, तो ये हो जाएगी A+12। इसमें कोई आपत्ति होगी नहीं मेरे हिसाब से, हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? अब मुझे ये भी पता है कि जो रेशियो इस टर्म, भाई ये 3 तो एपी में आ गई, सही आखिरी 3, पहली 3 तो जीपी में, तो इसका मतलब जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं इसका इससे क्या रेशियो है, तो ये रेशियो है A+6/A। तो ये टर्म अगर x है तो इसका रेशियो भी वही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा A/x। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा A²/A+6। तो ये वाली जो टर्म हो जाएगी ये आपकी आ जाएगी कितनी, A²/A+6। और फिर लेके आप इसे सोल्व करेंगे, हाँ है ना? वरना और भी तरीके हैं, मैं वो भी समझाता हूं, लेकिन ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से उठा लें वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब प्लीज पढ़ें इसको।
आइए मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। समझिए क्या कह रहा है। कहता है चार संख्याएं इस प्रकार की कि पहली तीन संख्याएं समानांतर श्रेणी में तथा अंतिम तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में। पहली तथा तीसरी संख्या का योग 2 है, दूसरी और चौथी संख्या का योग 26 है। तो संख्याएं बताइए, ऑप्शन से जाइए। भाई हमें ये समझना है कि पहली तीन तो है एपी में और आखिरी तीन है जीपी में। समझते हैं। साथ में कह रहा है पहली और तीसरी का सम 2, तो पहली और तीसरी का सम यहां 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा, सेट है। यहां पे भी यहां 2 नहीं आ रहा पहली और तीसरी का, ये गलत हो गया भाई, यही गलत हो गया। तो गलत है। यहां करते हैं पहली और तीसरी का सम, 2 नहीं आ रहा यहां पे, ये भी गलत हो गया। ठीक है जी, यानी बी और सी आपने यहां पे भी काट लिए। ठीक है। अब दूसरी और चौथी संख्या का योग 26 है, तो दूसरी 1 है, ये 25 है। 25 और 1 26, 1 और 25 26 सेट हो रहा। इसका मतलब ये यहां से लेके और यहां तक की जो स्टेटमेंट है ये पहले ऑप्शन ने करेक्ट करके दे दी। अब हमें इसमें और भी ज्ञान लगाना पड़ेगा। कह रहा चार संख्या इस प्रकार है कि पहली तीन संख्या समानांतर श्रेणी में। तो देखिए यार इनका डिफरेंस कितना है। पहली तीन में तो -3 में 4 जोड़ा 1 आया, 1 में 4 जोड़ा 5 आया, सेट है। यहां देखिए 7 में 6 घटाया 1 आया, 1 में से 6 घटाया -5 आया, बिल्कुल ठीक है। तथा अंतिम तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में, वो भी देख लेते हैं। 1 का 5 गुना, 5 का 25, 5 गुना 25, 1 का -5 गुना 5 और -5 का -5 गुना होगा 25, ये भी ठीक है। यानी ए ऑप्शन जो है वो इसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स को सेट बैठा रहा है, इसमें कहीं दिक्कत भी नहीं आ रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक बार ये देखिए मैंने करा दिया कि नहीं कराया सवाल। कुछ कह रहे नहीं कराया, कुछ कह रहे करा दिया, कोई नहीं दोबारा कर लेते, करिए एक बार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिए। बहुत सुंदर। आज पीछे की जितनी भी चीजें बची हैं, आपके कोई डाउट्स वाउट्स भी हैं, सब बात पूछ लेना, इसको खत्म करेंगे आज। कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी की फर्स्ट टर्म है 2/9, तो A1 है 2/9, रेशियो लेंगे तो -1/3। ये तो करा दिया यार, 2/9, हाँ ये करा चुका हूं मैं। कुछ भाई पढ़ते ही नहीं है इसलिए याद ही नहीं है, नोट दे दो।
और आज मैं इसकी सीटी भी डाल दूंगा, तो ये आएगा -3/2। ठीक है जी। तो कह रहा है n पदों का योग, तो n पदों का योग का फॉर्मूला होगा a 2/9 इंटू r की वैल्यू है माइनस में, तो 1 - r -3/2। ये हो चुका है मेरे भाइयों, एक क्वेश्चन हो चुका है, पता नहीं कैसे नहीं पढ़ते तुम लोग घर पे। -3/2 की पावर n बटे में 1 - r की वैल्यू ऑलरेडी -3/2। ये कह रहा है जी 55/72। तो मैंने इस तरह से समझाया था मेरे बच्चे, ये बेसिकली पेपर के क्वेश्चन है इसलिए ये आखिरी में डाले भी हैं कि हमें यहाँ पे एज ए स्टूडेंट ये सोचना है कि भाई ये वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, या प्लस हो जाएगा तो इसका कोई लफड़ा ही नहीं बचेगा, यानी ये तो उत्तर प्लस में आएगा, ये ऑलरेडी प्लस में, और ये सारा सोल्व करके हमारा जो आंसर आना चाहिए वो प्लस में आना चाहिए, पहली बात, क्योंकि हमारा आंसर प्लस में। मेरे बच्चे मैंने उस समय भी ये बताया था कि अगर मैं n की वैल्यू इवन ले लूं, n की वैल्यू इवन ले लूं, तो ये हो जाएगा माइनस की इवन पावर करोगे प्लस हो जाएगा, है ना, और बाहर है माइनस, तो एक में से जब कुछ घटाएंगे और वो भी एक से बड़ी वैल्यू, क्योंकि 3/2 तो एक से बड़ा है ना, अगर एक में से 3/2 की कुछ भी पावर घटाएंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, जबकि हमारा आंसर चाहिए प्लस में। इसका मतलब ये तय हुआ कि n इवन नहीं होगा, n हर हाल में एक ओड नंबर होगा, इवन नंबर सेट ही नहीं हो सकता, ओड नंबर ही सेट होगा। अगर n एक ओड नंबर है तो क्या ऑप्शन में से हो सकता है, मतलब 2 कट गया आंसर से, 4 कट गया, आइदर n वुड बी सी ऑप्शन और इन ए ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। आप डिटेल करना चाहते हैं डिटेल कर लीजिए। उसका तरीका ये होगा कि 2/9 है, इसे करेंगे 2 एकम 2 और 3 5/, ये 5/2 आएगा, पलटोगे ऊपर तो आ जाएगा 2/5, गुना में इसे करोगे माइनस, समझ गए। अब ओड पावर लोगे तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 की पावर n, समझ गए ना, क्योंकि ओड पावर लोगे तो माइनस की ओड पावर करोगे तो माइनस ही आएगा, ये बात समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए -2 है, इसके आप ओड पावर कर लो तो हमेशा ही आंसर माइनस में आएगा। मैं 1 पावर रखूं तो भी -2, 3 पावर रखूं क्योंकि 2 तो इवन हो जाएगा, 3 पावर रखूंगा तो -8, 5 पावर रखूंगा -32, यानी माइनस में आएगा मेरे बच्चे, समझ रहे मेरी बात को। और यहां है 55/72। अब आप कुछ नहीं करें, इन वैल्यू को पलट के उधर ले जाएं, एक उधर ले जाके माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। या दूसरा तरीका आप इस सवाल को करने का ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्यों ना सर हम यहां पे एक काम करें कि 3/2 जो है की पावर n की वैल्यू पुट कर ले, हाँ है ना, देखते हैं सर करके पुट। तो यह 2 दूनी 4/9 5 45। अगर हम सर a की वैल्यू n की वैल्यू 5 रख लेते हैं तो यह आ जाएगा 3 की पावर 5 243, और 2 की पावर 5 32 जमा 1, तो 32 एकम 32 जमा 243 करोगे 280/32 आ जाएगा ये 16 के। अब देखते हैं कि काट पीट के क्या 55/72 बचता है। तो 5 × 45, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, हाँ है ना, 243, अच्छा सॉरी 243 जमा 32 करोगे 3 2 5 आएगा, माफ करिए 4 3 7 ही आएगा, और 275। तो 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 5 25, ठीक है, 4 8 32। तो सोल्व कर रहे हो आप तो ऊपर आ गया 55 और नीचे आ गया 8 9 72, और यही आपको चाहिए भी था। तो इसका नाम मेरे बच्चे ए ऑप्शन आपका जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये भी मैं करा चुका हूं। ठीक है, अब कुछ और बातें आपको बतानी है ईपी से रिलेटेड। मेरे बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको यह समझाया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में एपी में कोई टर्म माननी हो आपको,
3 टर्म माननी हो, 5 टर्म माननी हो, 7 टर्म माननी हो, तो इन सबका एक तरीका होता है। एचपीवी करार है। ये सारे तरीके सिखाए थे। कैसे? ऐसे सिखाए थे कि मेरे बेटे, जैसे मान लीजिए एपी है और एपी में 3 पद मानने, तो आप ऐसे मानिए ए माइनस डी, ए प्लस डी। और इसके पीछे का लॉजिक ये बताया था कि मेरे बच्चे ऐसा करने से क्या होगा कि जब इन्हें जोड़ेंगे तो डी वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और ए में आपका वेरिएबल आ जाएगा। एपी में हमेशा यही कहेगा कि एक नंबर है 20, उसके 3 टुकड़े किए तीनों एपी में, 5 टुकड़े किए 5 एपी में। ऐसा नहीं कहेगा कि 5 टुकड़ों का प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट दे देगा तो सवाल करना आसान नहीं होगा। 2 वेरिएबल क्यूबिक इक्वेशन बन सकती है और बड़ी पावर की इक्वेशन बन सकती है, जिसको सोल्व करना काफी मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा, अगर 5 टर्म माननी हो तो ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी मेरे बच्चे, ए प्लस 3डी। हाँ जी। 7 टर्म माननी हो तो ए माइनस 5डी, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 5डी। हाँ है ना? इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप इन चीजों को मान सकते हैं। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। लेकिन अगर ये तो थी सारी ओड टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म ओड हो, नंबर ऑफ टर्म ओड हो, ये सिखा रखी है मैंने, लेकिन मैंने जीपी में बतानी। अगर नंबर ऑफ टर्म ओड हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हो, नंबर ऑफ टर्म इवन हो, सम हो, तो क्या किया जाए, वो सवाल की बड़ी बात है। जैसे 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म है, ऐसे। तो आप मानिए 4 टर्म है तो ए माइनस 2डी, एक सेकंड, डी का डिफरेंस था यार, हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहां और यहां का डिफरेंस है डी, और यहां और यहां का डिफरेंस आ रहा है 2डी। ये गलती हो रही है ना हमसे, तभी कह रहा हूं तुम हराम खोरो, ध्यान देते नहीं हो। यहां 3 नहीं आएगा, ना यहाँ 5 आएगा, ना यहाँ 3 आएगा। ध्यान दिया करो पढ़ते वक्त। अगर यहाँ 3 5 लिख लोगे तो ए पी नहीं बनेगी। यहाँ ए है, यहाँ ए माइनस डी है, तो यहाँ ए माइनस 2डी होगा, क्योंकि डिफरेंस डी आ रहा है, यहाँ पे भी डी आ रहा है, यहाँ पे भी डी आ रहा है, और यहाँ पे ए प्लस 2डी। यहाँ ए है, ए माइनस डी है, तो ए माइनस 2डी होगा, ए माइनस 3डी होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। एक बार चेक करो ये ए पी बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है भाई बघेल, समझ गए आपकी बात, आप विद्वान। देखते कहाँ है, अब समझ गए। ओड माननी होगी तो मानते हैं ऐसे कि ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। हाँ जी। 6 टर्म माननी हो तो ए माइनस 5डी, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 5डी। ये सारी कहानी है मेरे बच्चे जो आपको माननी है अगर इवन। लेकिन अगर यही कहानी जीपी में हो, बघेल भाई कह रहा है सर एक ही चीज कितनी बार बताओगे? मेरे बच्चे मैं बिल्कुल दोबारा नहीं बताना चाहता, लेकिन आपकी जीपी की चीज छूटी हुई है। एपी की करा दी थी कि जीपी में माननी हो तो कैसे माने। हाँ है ना? तो नंबर ऑफ टर्म अगर ओड हो
अगर नंबर ऑफ टर्म ओड हो, और जीपी में हमेशा क्या होगा कि सम नहीं होगा। अगर जीपी में आपको टर्म माननी भी होती तो आप ऐसी तो मानते हैं, यार एक ए ले लो, दूसरी ए आर ले लो, तीसरी ए आर स्क्र ले लो, चौथी ए आर क्यूब ले लो, ऐसी तो मानते हो, हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, इनका रेशियो लोगे तो आर आएगा, इसका रेशियो लोगे तो आर आएगा, इसका रेशियो लोगे तो आर आएगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि तीन टर्म का प्रोडक्ट कुछ भी है, ए बी मैं 51 50 कुछ भी लिख दे रहा हूं, तो जब इस तरीके से मानोगे और तीन टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, ए क्यूब हो जाएगा, आर आर स्क्र आर क्यूब हो जाएगा, और जो भी समथिंग है इक्वल दे रखा हुआ। तो एक इक्वेशन होगी और दो वेरिएबल होगे, सोल्व ही नहीं कर पाओगे, हाँ है ना, सोल्व ही नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए मेरे बच्चे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल घबराए नहीं, शांति रखें। अगर नंबर ऑफ टर्म ओड है तो कैसे माने, ए बाई आर, ए और ए आर। अगर तीन टर्म माननी हो ऐसे माने। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका रेशियो आर है, इसका रेशियो भी आर है, और अगर रेशियो सेम है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है काम करने में, हाँ है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म 5 माननी है तो ए बाई आर स्क्र, ए बाई आर, ए आर, ए आर स्क्र, हाँ है ना। इसी तरीके से 7 टर्म माननी हो तो उसको भी इसी तरह के ए आर क्यू, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर स्क्र, इसी में आगे बढ़ा देंगे। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, जीपी में हमेशा प्रोडक्ट पूछेगा, तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे इनका तो आर से आर कट जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, सीधा एक ही वैल्यू निकाल दोगे, हाँ है ना, सीधा एक ही वैल्यू निकाल दोगे, जल्दी से वो वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, मेरी बात समझ रहे हैं, ये सही लग रहा है। लेकिन अगर इवन टर्म्स माननी हो तो भाई सिंपली तो हम यही मानते हैं ना, ए आर, ए आर स्क्र, ए आर क्यूब, सिंपली तो हम यही मानते हैं, इसमें कहां मैं गलत बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म इवन, जैसे कहते हैं चार टर्म है, फिर क्या माना जाए, तो आप मानिए ए बाई आर क्यू या आर स्क्र, ए और ए आर स्क्र, गलत है, ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर, ए आर क्यूब। एक बार देखिए क्या ये जीपी में है भी कि नहीं है, चेक करिए। समझे मेरे भाई, ये क्या है जी, जीपी में जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ए में आ जाएगा। ऐसे ही 6 टर्म माननी हो तो ए बाई आर रेस टू पावर 5, बाकी सेम यही रहेगा। ये हो गया अगर 6 टर्म, इतना बड़ा नहीं आएगा, 3 और 4 टर्म का सवाल होता है, वहीं की सारा गेम घुमाता है, तो उतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी, एक बार इसको समझिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे जीपी नहीं, एपी नहीं, एचपी, फिर कराएंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन।
जी मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं हरात्मक श्रेणी। एचपी के नाम से हम इसे पहचानते हैं। हमारे सिलेबस का हिस्सा बिल्कुल नहीं है अगर एसएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां इससे एक दो सवाल बन सकता है कभी कभार। तो आज सीख लेते हैं मेरे बच्चों। वैसे तो ये एक ही लाइन में खत्म हो सकती है, और वो लाइन है कि एपी का उल्टा कर दो तो एचपी आ गया। एपी का उल्टा कर दो तो मेरे बच्चे एचपी आ गया, बस खत्म कहानी। एपी का उल्टा कर दो एचपी, बस ये समझाता हूं। कुछ है ही नहीं एचपी में, एक सेकंड में खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज लिखी 5, 8, 11, 14, 3, 17 और ऐसे। ये है मेरे बच्चे एपी। अगर इसी को मुझे एचपी में लिखना हो या एचपी में कोई सीरीज लिखनी होगी तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/5, 1/8, 1/11, 1/14 एंड सो ऑन। 1/14, 1/17 आगे। हाँ है ना। यानी जो चीज मेरे बच्चे आप एपी में लिख रहे हैं उसी को अगर आप एचपी में लिखना चाहते हैं तो एक बड़ा सीधा सीधा सा तरीका है कि उसका उल्टा करके लिख दो। या कोई सीरीज अगर एचपी में लिखी हुई है और उसमें कुछ भी आपसे पूछा हुआ है तो उस सीरीज को उलट दो और उलट के पहले बना लो एपी, और फिर एपी में जिस तरीके से फार्मूले लगते हैं उस तरीके से फार्मूले लगाइए, जैसे सवालों के थ्रू मैं समझाता हूं। मैंने कह दिया कि भैया 1/10, 1/12, 1/14, 1/16 is in harmonic progression HP. Find the 10th term of HP. कि इस HP का 10वां पद ज्ञात करें। आप नहीं कर पाएंगे इस तरह से ज्ञात। आप इसको चुपचाप से आंख बंद करके उलट दीजिए। उल्टेंगे तो यह आ जाएगा 10/1 यानी 10, 12/1 12, 14, 16 और इसी तरीके से आगे। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप क्या करिए इसमें कि इसकी फर्स्ट टर्म ले लीजिए 10, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 12 - 10 2। अब मैं आपसे यहां पूछ लेता हूं कि इसका 10वां पद क्या होगा, तो सूत्र होगा a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू है 10, n की वैल्यू भी 10 ही है, तो 10 में से 11 9, d की वैल्यू है 2, तो 9 दूनी 18 और 10 28, तो इसका मतलब इसका 10वां पद है 28। 10th टर्म है इसका 28। तो मेरे प्यारे बच्चों, एचपी का जो 10th टर्म होगा ना वो इसका उल्टा होगा। अगर ये 28/5 आता तो वो 5/28 होता, जैसे 28 आया तो ये 1/28 होगा। बस ये है एचपी। ये है मेरे बच्चे आपसे एचपी। एचपी में सम नहीं पूछ सकता क्योंकि सम निकलता ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है, और उतने टाइम टेकन के प्रोसेस से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं समझने का?
हाँ है ना मेरे बच्चे। अब इसी में सवाल दे देगा कि nth टर्म कोई इतनी है तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगी। जैसे एक सवाल मैं बना देता हूं, लिख देगा भैया 1/15, 1 मान लीजिए 20, 1/25। फिर आपसे कह देगा कि इज इन एचपी, कि ये एचपी में, तो बताइए इसकी nth टर्म अगर 115 है, 1/115 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ऐसे बोल देगा कि अगर इस सीरीज का एनवा पद 115 है तो बता दीजिए मेरे बच्चे, तो बता दीजिए मेरे बच्चे कि एन की वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू क्या होगी। आइए जी मेरे बच्चे, तो देखिए सबसे पहले इस सीरीज को आप बदलिए किसमें, एपी में, यानी 15, 25 ना 20, 25 ऐसे करके। फिर इसकी nth टर्म लिखिए, तो आप कहेंगे ए 15 प्लस n-1, डी की वैल्यू 20 में से 15 गया 5 है, और nth टर्म है कितनी, 1/115 एचपी की, तो एपी बनाएंगे तो 115 आएगी। सोल्व करते हैं, 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो n-1 इंटू 5, 100 आया, 5 से काटा 20, एक उधर जाएगा 21, तो n की वैल्यू आएगी 21। तो अगर एपी में 21वां पद 115 है तो एचपी में 21वां पद 1/115 हो जाएगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे वो 1 जो मैंने बताया वो। क्या आप समझ पा रहे हैं या समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं। देखिए जी, अब मेरे बच्चे अगले सेक्शन पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वो है मीन। मीन होता माध्य। इसके ऊपर क्वेश्चन आगे बनेंगे आपके, सीखना आपको अभी। मीन माने होता है माध्य। देखिए जी, एक होता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जिसे हम एम से निकालें। समानांतर माध्य। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम गुणोत्तर माध्य के नाम से जानेंगे। और एक हो गया मेरे प्यारे बच्चों हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ठीक है जी, जिसे हम हरात्मक माध्य के नाम से जानेंगे। ये 3 माध्य हैं, तीनों माध्यम हमें समझना है। दीपू फार्मूला नहीं है, नहीं फार्मूला नहीं है, वही एपी का ही उल्टा फार्मूला बना रखा है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल सरल और शुद्ध शब्दों में उसका अर्थ समझा दिया एचपी का। ठीक है जी, क्या डाउट आप पूछिए अनिल जी। पहले आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए जो बच्चे कह रहे हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा। सर जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन वीडियो कब तक आएगा। नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो सिर्फ सीट देनी थी प्रैक्टिस की, ग्रेड एचपी हो गया बस। एचपी में उतना ही है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है एचपी। ठीक है, फिर भी आपको जानकारी होगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% सोल्व कर लेंगे।
सीडीएस के लिए स्पेशल, सीडीएस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस करा दूंगा मैं एचपी की। जो सीडीएस वाले बच्चे हैं प्रैक्टिस की एक वीडियो डाल देंगे निकाल के, जो एचपी के अब तक जितने क्वेश्चन आए होंगे उन सारे क्वेश्चन को लेके, आप घबराए नहीं। रामानुजम थ्योरी की जरूरत नहीं है आपको भाई। हाँ, मिक्सचर की प्रैक्टिस बच्चे आपको बुक से ही करनी पड़ेगी। हर एक चीज मेरे भरोसे मत बैठे कि मैं प्रैक्टिस भी करा दूं, हाथ पेन भी मैं ही पकड़ाना सिखाऊं आपको। मेरा काम है क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं वो सिखाना, उसके बाद आपको ही करना है। जो हमने वो डाला था नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसका सॉल्यूशन जरूर आज प्रोवाइड मैं करा दूंगा आपको। हरामखोर तेरा मैं नाम ले लूं प्लीज प्लीज, करेगा क्या उससे? सर 1-2 दिन प्रैक्टिस का टाइम दे दीजिए। हाँ सर प्रैक्टिस का टाइम दे दीजिए। व्हाट इज डिजिट सर? डिजिट माने अंक होता है 0 से लेकर 9 तक। जीपी और एचपी जल्दी जल्दी जा रहे हैं यार। डीआई ओनली बैंक की है। हाँ डीआई अभी बैंक की हो रही है, उसके बाद एसएससी की मैं ही कराऊंगा। बच्चा पूछ रहा है डू वी नीड एचपी फॉर एसएससी? बिल्कुल नहीं, एसएससी में एचपी नहीं है, सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है। एचपी सीडीएस में स्पेशली एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें? देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इतने समर्थवान हैं, एचपी बैंक में आता है, उसकी टेंशन मत लीजिए, बैंक वालों के लिए करा देंगे अलग से। देखो यार, एचपी को लेके बहुतों को डाउट है। अगर आप बैंक वाली एचपी करना चाहते हैं वो हो जाएगी, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर है नहीं। बेसिक समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी है, वो मैं करा दूंगा। लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी कर ही नहीं रहे तो फिर आपको बेफिजूल की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में हमें बहुत कम टाइम में ही सिलेक्शन लेना है ना। और आप में से हर किसी की इच्छा यही होगी कि पहले मैं अपना सिलेक्शन ले लूं, उसके बाद मैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए कुछ भी प्रयास करता रहूं। तो मुझे लगता है कि पहले सिलेक्शन की तरफ भागिए और सिलेक्शन के लिए जो जरूरी वो पढ़िए, जो जरूरी नहीं उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, बैंक के लिए मैंने स्पेशल एक टीचर लगा रखा है। अभी डीआई चल रही है, उसके बाद बैंकिंग वालों के वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो बैच खत्म नहीं करेंगे। उसके बाद आपका बाकी सारी चीजें जो बैंक में स्पेसिफिक होती वो आएगी। एसएससी वालों को मैं सब कुछ कराऊंगा यहाँ पे, उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको जो मैंने सीट दी थी उसकी वो जो आंसर है वो मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा सॉल्यूशन, उसमें जीरो दिक्कत नहीं। ट्रेलिंग जीरो वगैरह जितने भी रह रही है वो आज मैं करा दूंगा। सर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस का टाइम भी करवाते हैं रेंज तुम्हारा, वो भी मुझे ही करना है तुम्हारे घर आके प्रैक्टिस। तो देखता हूं मैं घर कैसे पहुंच सकता हूँ सबके, है ना। बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस क्लास में आपकी बैंकिंग की भी पूरी तैयारी करा रहे हैं। जिस बच्चे ने मैथ का एडमिशन लिया उसको बैंकिंग का भी सब कुछ करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सच ये है कि बैंकिंग में ना तो वैकेंसी है ना वो क्रेज है जॉब का। पता नहीं क्यों बच्चे बैंकिंग की तरफ भाग रहे हैं, ना तो वैकेंसी है ना जॉब का क्रेज है। इंश्योरेंस एजेंट बना के बैठा रखा है बैंक में लोगों को, तो बहुत वाहियात जॉब है। उससे कई लाख गुना बेहतर जॉब है इंस्पेक्टर की एसएससी के थ्रू, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सर व्हाट्सएप नंबर मैं उस समय दे चुका था, व्हाट्सएप नंबर आपको फिर चाहिएगा तो एक बार फिर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बात थी कि बुक कौन सी लें, जो सारे बच्चे कह रहे हैं। देखिए अगर आपका सामर्थ्य है, दो पैसा है घर वालों के पास, तो आप 3 बुक परचेज कर लीजिए। नहीं है बिल्कुल परचेज मत करिएगा, ठीक है। पैसा हो तो ही, वरना मत करिए, क्योंकि उनके होने से थोड़ी प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, नहीं होने से इतना बड़ा फर्क नहीं कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, है ना। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। तो 3 किताबें आती है मेरी, और मैं पहले ही कह रहा हूं कि परचेज करने की कतई जरूरत नहीं। अगर सामर्थ्य है, मां बाप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं और आपको ये दे सकते हैं इतना परमिशन कि आप 300-400 तक की बुक परचेज करें, तो आप ऐसा करें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ये 3 किताबें मेरे बच्चे, मेरी मेनली जो है मैथ की, एक एडवांस मैथ है। इसमें क्या है कि सारा नंबर सिस्टम है, सारे चैप्टर हैं, और चैप्टर में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के भी चैप्टर बना रखे हैं हमने। तो इन सारे चैप्टरों में अच्छी बात यह है कि आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस मिल जाएगी, हाँ है ना। जैसे नंबर ऑफ जीरो आप पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरो के ही सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको दिमाग दौड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी और प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट नजर में आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे एक अरिथमेटिक की बुक है, तो अरिथमेटिक की बुक में जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज के टाइप वाइज ही क्वेश्चन डाले हुए हैं
एक टाइप है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको सिखा रखा है, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन दिखा रखा है, उसके कई सारे क्वेश्चन लेके समझा रखा है, फिर अगली टाइप है, फिर उसके कई सारे सॉल्यूशन, फिर उससे अगली टाइप है, फिर उसके कई सारे सॉल्यूशन, इस तरह से। इसके अलावा एक बुक आती 7300। इस 7300 वाली बुक में मैंने क्या किया, मेरी पहले इच्छा थी कि इसमें मैं टाइप वाइज क्वेश्चन के सेगमेंट को बांटू, लेकिन वो मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि पेपर में आपको कोई नहीं बताता कि ये क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट का है, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट का है, या नंबर ऑफ फैक्टर्स का है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस किसका है, कोई नहीं बताने वाला। क्वेश्चन देगा, कहेगा सोल्व करो, आपकी मर्जी कहां से आ रखा। तो ये जो बुक है, इसमें अगर एक नंबर सिस्टम का चैप्टर है, तो इस नंबर सिस्टम में सारे ही क्वेश्चन मिलेंगे मिक्स। एक क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर्स का मिल गया, अगला एपीजीपी का मिल गया, फिर किसी और का मिल गया, तो वहां मिक्स प्रैक्टिस होती है जो एक्चुअल एग्जाम में जरूरत होती। हाँ है ना, मेरी बात समझे। इसमें लगभग 9700 क्वेश्चन है। बुक का नाम हमने 7300 रखा हुआ है, ताकि 9700 प्लस के आसपास इसमें क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के हैं। इसमें मेरी तरफ से अपने कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन के अपने खुद के बनाए हुए सॉल्यूशन है, क्वेश्चन सारे पेपर के। इन बुक्स में हमने खुद से तैयार किए हुए क्वेश्चन डाले हैं, ताकि बच्चे की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। अगर आपका धन है, सामर्थ्य है, सोर्सेज है, तो आप ऐसा करें, अदरवाइज कोई भी बुक परचेज ना करें, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लीजिए, बहुत है। अब आजिए, देखिए यार, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है समानांतर माध्य, यानी एवरेज। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है ए और बी, ठीक है जी, 2 नंबर है ए और बी, और मैं आपको कह रहा हूं कि इनका अरिथमेटिक मीन निकालिए। तो कुछ नहीं करना, ए प्लस बी बाई 2। भाई एवरेज में क्या होता है, सारे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर है, और मैं कहूं इनका अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर 4 नंबर है ए बी सी डी, या ज्यादा नंबर हो तो भी यही करना है, सारे आंकड़ों का जोड़ कर लेना है, बटे 4 कर देना। हाँ है ना। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। गुणोत्तर माध्य होता है, तो जैसे 2 नंबर है तो इनका प्रोडक्ट करिए, यहां स्क्वायर रूट कर दीजिए। 3 नंबर है एबीसी, तो यहां ए इंटू बी इंटू सी करिए, या क्यूब रूट करिए। 4 नंबर है तो चारों नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए, यहां 4th रूट अप्लाई कर दीजिए। हाँ है ना, जितने नंबर है उतने रूट आप अप्लाई करते चलिए। अगर n नंबर है तो यहां उन सारे नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए, और यहां n लिख दीजिए। मेरी बात समझ गए। अगली बात, हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन की कहानी यह है मेरे बच्चे, कि जैसे ए बी है तो पहले उसको 1/a और 1/b लिखिए अपने आप दिमाग में, और फिर आप उसका अरिथमेटिकल मीन निकाल दीजिए, यानी 1/a प्लस 1/b अपॉन 2। अगर ए बी का एचपी अगर ए और बी 2 नंबर है और उनका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, तो तरीका होगा कि 1/a प्लस 1/b अपॉन 2 सूत्र लिखवाना होगा। तो आप इसे सोल्व करेंगे, ये तो 2 ही रह जाएगा, एलसीएम आएगा ए बी, तो ये आ जाएगा ऊपर a प्लस बी। जब सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा नीचे, तो मैं ये कह दूंगा कि भैया ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 ए बी। ये हो जाएगा मेरे बच्चे हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर ए एंड बी, 2 नंबर ए और बी का हार्मोनिक मीन। अगर 3 नंबर है ए बी से और इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो क्या करना होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपॉन में 3। जो भी सॉल्यूशन बन रहा होगा वो मेरे प्यारे बच्चों उसका हार्मोनिक मीन निकल के आएगा। ठीक है, 4 नंबर होंगे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d अपॉन में 4। सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर है। हाँ यानी, तो ये है आपके मीन। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, 500% बनते हैं, मुझे ही कराने हैं। सिंप्लीफिकेशन में इनके क्वेश्चन आएंगे, वहां मैं इन सारे क्वेश्चन को उठाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका एपीजीपीएचपी कंप्लीट हुआ है। आज हम यही रखते हैं, कल आपकी मैं छुट्टी रखूंगा। ठीक है, कल सुबह मुझे कहीं निकलना है। परसों आपका बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पावर चार्ट्स एंड इंडिसेस। जैसे ही पावर चार्ट्स एंड इंडिसेस खत्म हो जाएगा, फिर आपका डिजिटल सम कराऊंगा दोबारा से, बढ़िया से बेहतरीन तरीके से। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पढ़ लोगे और ये वाला हिस्सा पढ़ लोगे पावर चार्ट्स एंड इंडिसेस, तो उससे बहुत सारी चीजें समझ आएंगी सोल्व करने। हाँ है ना। हाउ टू फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। मेरी बात समझ रहे हैं। तो कल की छुट्टी रहेगी। परसों हम क्या करेंगे, पावर चार्ट्स और इंडिसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल शाम की क्लास होगी, आज भी शाम की क्लास होगी। एचसीएफ एलसीएम आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।